Hello and welcome to Unlock Prep. I am Vikrant, and in today's video, we are going to begin with the very first component of polity, the historical background of the Indian Constitution. Everything I discuss in this session will also be available for you as a downloadable and printable PDF. स्टूडेंट्स आज हम सबसे पहले अपना पॉलिटी का जो सबसे पहला चैप्टर है उसे कवर करेंगे जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हमें जो डिटेल्स जो डेटा हिस्ट्री है वो पूरी पता लगेगी पॉलिटी के बारे में, और कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई, ये कॉन्स्टिट्यूशन आया ही कैसे, ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का क्या रोल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का क्या रोल था, क्राउन का क्या रोल था, तो उस बारे में हमें पता लगेगा। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से। अब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो वो आए थे ईयर 1600 में, और वो नॉट एज रूलर्स, वो रूलर्स की तरह नहीं, बट दे केम एज ट्रेडर्स। वो ट्रेडर्स की तरह आए, और सबसे पहले आते ही मतलब उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश करा जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाई एज अ ट्रेडिंग एंटिटी बनाया, जहाँ पे वो ट्रेडिंग के लिए जो भी बिजनेस से लेके रिलेटेड ऑपरेशंस थे उसको फॉलो अप करते थे। जैसे स्पाइसेस का एक्सपोर्ट हो गया, इंडिया के थ्रू जाता था ये ब्रिटेन वगैरह, ठीक है, और टेक्सटाइल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, तो यही काम करते थे वो, यही ट्रेड था उनका। अब तो उन्हें जाना किस नाम से जाता था? उन्हें जाना जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, EIC। 1600 में वो आए थे, which had been granted the exclusive rights to trade in the East under a royal charter by the Queen Elizabeth I। तो उन्हें जो एक रॉयल चार्टर मिला हुआ था, रॉयल चार्टर क्या होता है? रॉयल चार्टर एक ग्रांट होती है, एक लीगल एंटिटी बना देती है क्राउन की तरफ से। एक तरीके से उन्हें अथॉरिटी दे दी गई कि इंडिया में कोई भी ट्रेड करोगे तो उसकी पूरी पूरी अथॉरिटी आपको है। जैसे एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट हो गया, ग्रांटेड बाय द मोनार्क, दैट गिव्स एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक राइट्स एंड लीगल स्टेटस। तो लीगल स्टेटस मिल गया, स्पेसिफिक राइट्स मिल गए। तो ये जो दो तीन चीजें हैं ये उसको रॉयल चार्टर के थ्रू प्रोवाइड करा दी गई, और किसने दिया? ये दिया क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। And for many decades, the company only engaged in trading activities with no political control over India. कई डेकेड्स तक उन्होंने क्या करा? उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल इशू में इंटरफेयर नहीं करा, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में कोई भी इंटरफेयर नहीं करा, कहीं भी कोई भी पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस का जो भी अफेयर्स थे उनमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करी। इंडिया के अंदर जो भी राजा थे, जो भी महाराज थे, उनके साथ कोलैबोरेटिवली वो काम करते थे, ट्रेड करते थे, उनको सामान देते थे, उनसे पैसा लेते थे, उनसे सामान लेते थे, बाहर एक्सपोर्ट कर देते थे। तो यही काम था उनका। तो वो सिर्फ कुछ सालों तक ट्रेडिंग एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व रहे, जैसे एक कंपनी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह से ले सकते हैं हम, यूनिलीवर है, सिर्फ ट्रेडिंग कर रही है, ठीक है, ट्रेडिंग हर वे में ट्रेडिंग कर रही है, वो चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। इसके बाद है दिस चेंज इन 1765 व्हेन द मुगल एम्परर शाह आलम, ये याद रखिएगा, शाह आलम ये नाम इंपॉर्टेंट है, एंड ही इज अ मुगल एम्परर। सो शाह आलम ग्रांटेड द कंपनी दीवानी राइट्स, एंड दैट इज द राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू, एडमिनिस्टर सिविल जस्टिस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जो शाह आलम है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे देते हैं, जो कि उन्हें अथॉरिटी दे देता है रेवेन्यू में कोई भी रूल्स बनाने का, रेवेन्यू कलेक्ट करने का, एरियाज को एडमिनिस्टर करने का, सिविल जस्टिस प्रोवाइड करने का, देने का, लेने का, जो भी है सिस्टम, वो इस हिसाब से उन्हें मिल गया। कहाँ पे? बंगाल में, बिहार में एंड उड़ीसा में। ये आपका वही एरिया है जहाँ पे तीनों स्टेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। दिस इवेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द कंपनीज पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ये जो हुआ, जो शाह आलम ने उन्हें दीवानी राइट्स दिए, इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये जो इवेंट था, एक नई बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग हो गई कंपनी के लिए, कंपनीज पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अब कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन में भी जाएगी। वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड कर पाएगी, ठीक है, वो पॉलिटिक्स में पार्ट ले पाएगी, चाहे वो
किसी भी तरीके का पॉलिटिक्स हो। उस टाइम पॉलिटिक्स ऐसे नहीं, उस टाइम पॉलिटिक्स राजा महाराजाओं के बीच में होता था टेरिटरीज को लेके। तो राजाओं के साथ इन्वॉल्व रहना पॉलिटिक्स में, उनकी टेरिटरीज में एक्सपैंड करना, ठीक है, क्योंकि ये जो दीवानी राइट्स दिए गए थे, ये इसीलिए दिए गए थे जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एक्सपैंड कर पाए। इन 1858, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1858 में रिवोल्ट जो हुआ था 1857, ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल फ्रॉम द कंपनी। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, 1858 के बाद की, 1858 से पहले की बात है, 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने पूरा कंट्रोल ले लिया कंपनी के ऊपर। तो यही बात है, सबसे पहले कंपनी आई, एज ए ट्रेडर आई, उसने ट्रेडिंग एक्टिविटीज करी, अपने आप को थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड करते रहे, जगह जगह ट्रेड अच्छे से करा। उसके बाद उन्होंने क्या करा, वो गए शाह आलम के पास, मुगल एम्परर शाह आलम के पास, उन्होंने दीवानी राइट्स प्रोवाइड कर दी कंपनी को। अब ये दीवानी राइट्स के आने से क्या हुआ, कंपनी के पास रेवेन्यू को कलेक्ट करने के राइट्स आ गए, एडमिनिस्टर करने के राइट्स आ गए, सिविल जस्टिस के राइट्स आ गए, ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। तो उनकी टेरिटरी धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगी। अब इन्हीं चीजों की वजह से ये जो पूरा हुआ था 1765 से लेके 1858 तक, कुछ ऐसा हुआ इसके बीच में जिसकी वजह से एक रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो ये जो रिवोल्ट हुआ, ये किसी की रीजन की वजह से हुआ होगा, वही रीजन हम आगे के पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो जो पावर्स दी थी, वो सारी पावर्स उनसे ले ली। और ये भी पता लगेगा अभी आगे मैं जब आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको ये भी पता लगेगा कि क्या क्या पावर्स दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने और क्या क्या ले लिया उनसे वापस। जब पूरा क्राउन का कंट्रोल आ गया था तो वो किस हालत में थे, ठीक है, क्राउन से पहले क्या क्या पावर्स थी उनके पास, क्राउन के बाद क्या पावर बची उनके पास, क्राउन के बाद वो खुद बचे भी या नहीं बचे, ये सब हमें आगे पता लग जाएगा। इसके बाद है द क्राउन रूल कंटिन्यूड। इसके बाद क्राउन रूल कंटिन्यूड हो गया अंटिल इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये क्राउन रूल 1858 से कंटिन्यू हुआ टिल 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक। उसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। तो यहाँ पर ये क्राउन रूल तब तक कंटिन्यू रहा, कंपनी का कोई भी एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं था। विद इंडिपेंडेंस द नीड अरोज टू प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ न्यू नेशन। जैसे ही हमें मिली, हम इंडिपेंडेंट हुए, एक नीड लगी, एक अचानक से एक रिक्वायरमेंट लगी, एक नीड लगी कि भाई हमारे पास हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और नया नेशन था हमारा, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, नया नेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, एक तरीके से गाइडिंग बुक हो गई कि कंट्री को कैसे हम गाइड करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बनाएंगे। वो क्या बोलते हैं, आपको उसे फाइनल लॉ बोलेंगे, उसे मतलब द अटमोस्ट लॉ ऑफ द कंट्री। इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब कोई राजा या कोई कंपनी या कोई बाहर की ब्रिटिश गवर्नमेंट या उसकी जैसी कोई और गवर्नमेंट तो हमें कंट्रोल कर नहीं रही। हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सॉवरेन हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने रूल्स खुद डिसाइड करेंगे मिलके, और उन्हीं रूल्स को जब हम डिसाइड करेंगे तो ड्राफ्ट करेंगे, और उसी ड्राफ्टेड पेजेस को जिनमें हम ये सारे रूल्स रखेंगे, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन आगे बोला गया। A constituent assembly was formed in 1946 and the constitution came into force on 26 जनवरी 1950। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ये आगे का पार्ट है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी 1946 में। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा फोर्स में आया वो हुआ 26 जनवरी 1950, तो जिसको हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। मैनी फीचर्स ऑफ द India's present political and administrative system owe their origin to the British period, especially through parliamentary acts। तो जितने भी फीचर्स हैं अभी इंडिया की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में प्रेजेंट हैं, ये सारा का सारा इसका ओरिजिन ब्रिटिश पीरियड से ही आया है, क्योंकि ज्यादातर पार्ट उन्होंने ही ड्राफ्ट करने में हेल्प करी थी। देखा जाए तो फाउंडेशन ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन, लेकिन पूरी तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट करना, उसके अंदर चीजें ऐड ऑन करना या कुछ चीजें हटाना, वो सारा का सारा वो फिर बाद में इंडिपेंडेंस के बाद करा गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने करा था। इसके बाद ये इवेंट्स हमारे जो हैं ये दो फेजेस में डिवाइडेड हैं।
सबसे पहला है कंपनी रूल which is from 1773 to 1858, and the second one is the crown rule which is from 1858 to 1947. तो ये टोटल 2 phases है. अभी जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये वाला करेंगे, कंपनी रूल. ठीक है, कंपनी रूल के अंदर जो जो चीजें हैं हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, और उसके थ्रू हमें ये भी पता लगेगा कि कंपनी ने ऐसा क्या करा कि क्राउन को उसकी सारी पावर्स या उसकी जगह लेनी पड़ गई. ठीक है, वो सारी चीजें हमें कंपनी रूल में पता लग जाएगा. चलिए अब कंपनी रूल से शुरू करते हैं. कंपनी रूल जो हमारा शुरू हुआ था वो हुआ था 1773 से लेके 1858 तक. तो सबसे पहले कंपनी रूल के अंदर जो एक्ट लाया गया था वो लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ये क्या था? दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप था टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट, याद रखिएगा यहाँ पर रेगुलेट है, रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी. ये एक पहला स्टेप था जो लिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जिससे रेगुलेट करा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया के अंदर. ये क्या करता है? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस दिखाता है कंपनी के ऊपर, ओवर कंपनीज कंट्रोल. ठीक है. इट रिकॉग्नाइज्ड द पॉलिटिकल and administrative functions of the company, thus acknowledging that the company was not merely a commercial entity but also a ruling power. आपको अभी पहले इंट्रोडक्शन में जब मैंने बताया था तो ये कंपनी थी, स्टार्टिंग में याद होगा, ये कंपनी थी, ये सिर्फ ट्रेड करने आई थी. बाद में इसको दीवानी राइट्स दिए गए थे, जिसकी वजह से इसने थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू राइट्स इसके पास आ गए थे कलेक्ट करने के लिए. अब यहाँ पे क्या है? ये क्या हुआ यहाँ पर? इट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी. इस एक्ट ने कंपनी का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो जो वो कर रही थी दीवानी राइट्स के बाद, वो यहाँ पर एक्सेप्ट करना शुरू करा. अब एक्सेप्ट करना शुरू करा क्या मतलब? ये क्या हुआ कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी उसे नहीं पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी राइट्स भी हैं. वो उस एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभाल रहा है. तो ये चीज रिकॉग्नाइज करी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और एक्नॉलेज करा इस चीज को दैट द कंपनी वाज नॉट मेयरली अ कमर्शियल एंटिटी बट आल्सो अ रूलिंग पावर. एक रूलिंग पावर की तरह सामने आई. सिर्फ कमर्शियल एंटिटी नहीं रह गई, एज अ कंपनी है जो सिर्फ ट्रेड और बिजनेस में ही पार्टिसिपेट करती है. laid the foundation of the central administration by making the governor of Bengal the Governor General of Bengal. Warren Hastings become the first Governor General. क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद ये हुआ, इसने एक फाउंडेशन क्रिएट कर दी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बाय मेकिंग द गवर्नर ऑफ बंगाल. जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा पद है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर. क्या हुआ? यहाँ पे गवर्नर थे पहले, गवर्नर से ऊपर गवर्नर जनरल को रख दिया गया. मतलब जितने भी गवर्नर्स हैं, अब जो भी गवर्नर होंगे वो गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है. वॉरेन हेस्टिंग जो कि पहले गवर्नर जनरल थे, बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल. अब गवर्नर जनरल के बाद क्या हुआ? गवर्नर जनरल जैसे ही बने तो क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स. 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो असिस्ट करेंगे गवर्नर जनरल को, हेल्प करना गवर्नर जनरल की किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में. स्टेब्लिशिंग अ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग सिस्टम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. अब तक डिसीजन मेकिंग कलेक्टिवली नहीं होती थी, अब तक डिसीजन मेकिंग सिर्फ 1-2 लोग ही करते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉप बॉसेस होते थे. अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. अब यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई है 4 मेंबर्स की, जिसके हेड होंगे गवर्नर जनरल. और ये जो 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए ही, असिस्ट करने के लिए ही बनाया गया है. इनका जो पद बनाया गया है वो इसलिए ही बनाया गया है. इससे क्या होगा? कलेक्टिव डिसीजन होगा, सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे. तो ज्यादा लोग जब अपनी अपनी तरह से किसी भी पॉलिसी को, किसी भी रूल को देखेंगे तो वो अपने आइडियाज, अपनी एडवाइसेस दे पाएंगे उन्हें, जिसकी वजह से कोई भी रूल, कोई भी पॉलिसी में दिक्कत नहीं आएगी बनने में, या फिर कोई आइडिया दे सकते हैं जो उन्हें उस टाइम ठीक लग रहा हो. तो ये एक तरीके से मिनी गवर्नमेंट बोल सकते हैं हम, बहुत छोटी सी गवर्नमेंट बोल सकते हैं 4-5 लोगों की.
जो सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे थे, सबसे ज्यादा टॉप हाईएस्ट डिसीजन मेकर्स थे, ठीक है। इसके बाद स्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इन 1774। सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया कैलकाटा के अंदर 1774 में, कंसिस्टिंग ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। एक चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस, टोटल 4 जजेस हो गए, विच बिकेम द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी फिर सुप्रीम कोर्ट बन गया। ऐसा होता है जैसे आपके ये रीजनल कोर्ट्स हो गए जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, उसके बाद फिर अगर आपको हायर कोर्ट पे जाना है तो हाई कोर्ट हो गए, फिर सबसे टॉप पे होता है सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही यहाँ पे भी एक सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश कर दिया गया कैलकाटा में, जिसे आप कोलकाता बोलते हैं। मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन पॉलिटिकल मैटर्स, देयर बाय सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी। इससे क्या हुआ, गवर्नर जो थे बॉम्बे के, मद्रास के, वो सबऑर्डिनेट हो गए क्योंकि गवर्नर जनरल बन गए हैं बंगाल के। बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उनके नीचे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी कि सेंटर हो गया बिल्कुल, फिर उससे नीचे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, फिर उससे नीचे म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, फिर उससे नीचे पंचायत राज हो गया। तो ये ऐसे करके सबऑर्डिनेशन में लोग आ गए। जो बॉम्बे के, मद्रास के जो गवर्नर्स थे वो सबऑर्डिनेट हो गए गवर्नर जनरल के, ठीक है। हाउएवर हाँ, इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि पॉलिटिकल मैटर्स में कुछ भी अगर डिसीजन मेकिंग होनी थी तो वो सेंट्रलाइज्ड हो गई। मतलब बिना गवर्नर जनरल की इंटरफेरेंस के या फिर उनकी एडवाइस के बिना या फिर उनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। रीजनल डिसीजन, छोटे मोटे डिसीजन तो गवर्नर ले लेंगे अपने एरिया के, जैसे बॉम्बे और मद्रास के। बट अगर कोई ऐसा डिसीजन है जहाँ पे ज्यादा अथॉरिटी की जरूरत है, ज्यादा सेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, तो वहां पे हम सीधे गवर्नर जनरल के पास जाएंगे इस केस में, ठीक है। However, the act failed to clearly define the relationship between the governor general and his council, leading the administrative conflicts later. इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि लोगों के बीच में एक क्लैरिटी नहीं आई। किस बात को लेके क्लैरिटी, इस बात को लेके कि रिलेशनशिप क्या है गवर्नर जनरल का और उनके 4 लोगों की काउंसिल का। आखिर क्या रिलेशन है, क्या उनसे वो सबऑर्डिनेट है, उनसे नीचे हैं, क्या वो सिर्फ एडवाइस देने के लिए हैं, क्या वो खुद भी डिसीजन मेकर हैं, अगर गवर्नर जनरल नहीं होंगे तो क्या वो भी डिसीजन बना पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस ना लोगों के मन में उठे, जिसकी वजह से ये जो एक्ट है ये पास नहीं हो पाया, ये कंफ्लिक्टिंग नेचर का बन गया। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं इसे, पास टू करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। अभी रेगुलेटिंग एक्ट पास नहीं हो पाया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी, तो उन प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। The Governor General and his council and the company servants were exempt from the Supreme Court's jurisdiction for official actions preventing conflict between judiciary and executive। ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए है, गवर्नर जनरल, ठीक है, फिर उनकी काउंसिल जो 4 लोगों की काउंसिल थी और उनके कंपनी सर्वेंट्स जो भी थे, वो सब के सब एग्जेम्प्ट कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर आने से और ऑफिशियल फॉर ऑफिशियल एक्शंस। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कोई भी जजमेंट पास करेगा तो वो चीज उनके उनके ऊपर लगेगी ही नहीं, वो इस चीज से एग्जेम्प्टेड हैं। अगर उन्होंने किसी एरिया में कोई इलीगल एक्टिविटी शुरू कर रखी है और सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लगाता है, उस एरिया में जो भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है उसे बंद करना है, तो वो उन पे लागू नहीं होगी, उन्हें इस बात की सजा नहीं मिलेगी क्योंकि वो एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं किसी भी तरीके की एक्शन से, किसी भी तरीके की सजा से। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से पहली बार यहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया। जुडिशरी में से क्योंकि एग्जीक्यूटिव का जो भी जुरिडिक्शन है उसको खत्म कर दिया गया, तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट आया कि जुडिशरी बड़ी है या फिर एग्जीक्यूटिव बड़ी है। अब इन दोनों में से बड़ी कौन है ये समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, कि भाई जुडिशरी की ज्यादा चलेगी या फिर एग्जीक्यूटिव की ज्यादा चलेगी। इस केस में ये कॉन्फ्लिक्ट बना, तो इस वजह से यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आई थोड़ी बहुत। अब सेकंड पॉइंट क्या है, रेवेन्यू मैटर्स वर कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट्स कंट्रोल, अवॉइडिंग इंटरफेरेंस इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, ये क्या, ये पॉइंट ये कहता है रेवेन्यू मैटर्स जितने भी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के,
उसमें क्या हुआ, उसमें जितने भी जुरिडिक्शन आता था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन आता था, सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल आता था रेवेन्यू मैटर्स में, उसको खत्म कर दिया गया। मतलब कि गवर्नर जनरल, उनकी काउंसिल, उनके सर्वेंट्स कुछ भी करें, कहीं से भी कोई भी रेवेन्यू को कैप्चर करने की कोशिश करें, कोई भी लीगल एक्टिविटी के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता उनपे वो सुप्रीम कोर्ट अगर उन्हें सजा सुनाएगी भी तो उनपे लागू नहीं होगी वो सजा। तो इस वजह से यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेवेन्यू का कोई भी मैटर आ ही नहीं सकता। तो एक ये चीज इसके अंदर डाली गई। फिर जिसकी वजह से अवॉइडिंग इंटरफेरेंस इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी कि भाई अब ऐसे तो गवर्नर जनरल के पास पूरी मतलब फुल अथॉरिटी हो गई ना कि वो किसी भी तरीके से कैसे भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और रेवेन्यू पे उनका पूरा कंट्रोल है। बट सुप्रीम कोर्ट उनकी किसी भी गलती पे उन एक्शन नहीं ले सकता या फिर उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है इस चीज में से। तो यहाँ पे देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव जो है उसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है पावर के मामले में। पावर उसके पास ज्यादा आती जा रही है, जुडिशरी के पास पावर लो हो रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जुडिशरी के पास पावर कम है, लेकिन एग्जीक्यूटिव के पास पावर ज्यादा है। अब सुप्रीम कोर्ट्स, इसमें थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशन क्लियरली डिफाइंड ओवर ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा रिक्वायर्ड जजेस टू अप्लाई पर्सनल लॉज, हिंदू के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम्स के लिए मोमडन लॉज। तो क्या करा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया कि ओवर ओवर ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा उनके ऊपर आता है ये जो भी जुरिडिक्शन लागू होगा। रिक्वायर्ड जजेस टू अप्लाई पर्सनल लॉ के अंदर जुरिडिक्शन का शुरू करा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हिंदू है तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उसको दिया जाएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें अप्लाई कर दिया। अगर मैं हिंदू हूं तो भाई मुझे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट करा जाएगा, मैं मुस्लिम हूं तो मुझे मुस्लिम लॉ के थ्रू उस हिसाब से ही ट्रीट करा जाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें उन्होंने लागू करनी शुरू कर दी। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अपील्स फ्रॉम प्रोविजनल कोर्ट टू गो टू गवर्नर जनरल इन द काउंसिल एंड नॉट द सुप्रीम कोर्ट। अपील्स, जो भी अपील होगी प्रोविजनल कोर्ट के अंदर, जो भी अपील होगी वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। तो आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को धीरे धीरे उसका जुरिडिक्शन खत्म करा जा रहा है, उसकी पावर्स को धीरे धीरे एक बॉक्स के अंदर बंद करा जा रहा है, कम करा जा रहा है। यहाँ पे ये करा गया। अब ऐसे क्या होगा, ऐसे एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी। तो ये चीज उस टाइम से चलती आ रही है, आप देख रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ये देखा कि एग्जीक्यूटिव बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अब गवर्नर जनरल के पास जो भी उनकी काउंसिल है, जो भी प्रोविजनल कोर्ट से अपील आएगी वो सारी की सारी उनके पास आएगी, तो सारे मैटर्स उनके पास आएंगे, वो अपने हिसाब से मैटर्स को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम और कंफ्लिक्ट आएगा बीच में कि भाई जुरिडिक्शन किसके पास है लोगों की प्रोविजनल कोर्ट्स की अपील सुनने का, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है या फिर ये काउंसिल मेंबर्स के पास है। अलाउड गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर प्रोविजनल कोर्ट्स। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि गवर्नर जनरल को रेगुलेशंस को फ्रेम करने के लिए एक तरीके से परमिशन मिल गई, परमिशन उन्होंने खुद ही ग्रांट कर ली। जो उनकी गवर्नर जनरल जो काउंसिल में है, अलाउड गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर प्रोविजनल कोर्ट्स। तो प्रोविजनल कोर्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको डिसाइड करने के लिए जो पावर है, जो भी सारी अथॉरिटी है, वो सारी की सारी गवर्नर जनरल के पास आ गई। तो देखा जाए तो यहाँ पे जुडिशरी का रोल बहुत ही ज्यादा और उनकी पावर को कम करना दिखाया गया है। यहाँ पे उनकी पावर को कम कर दिया गया है और ऐसे में एग्जीक्यूटिव की पावर ज्यादा है। तो जब एग्जीक्यूटिव की पावर बहुत ज्यादा हो जाती है तो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में कंफ्लिक्ट होता है। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी दिखाई गई। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। The act was passed to remove defects of the Regulating Act of 1773 and further strengthen the British control over the company's administration. तो जो भी प्रॉब्लम 1773 के एक्ट में थी उसको खत्म करा गया था पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, जो 1784 में आया। तो इस एक्ट को पास करा गया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्दर स्ट्रेंथन करा जाता है ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंपनी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रोल था, जो भी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन रोल था और एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स थी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल था, वो सब का सब ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स यहाँ पे एज एन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये चीज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई। सेकेंड पॉइंट, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल। यहाँ पे डुअल कंट्रोल का सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया। द कंपनी कंटिन्यू टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स
while political matters came under the direct supervision of the British government. तो डुअल कंट्रोल कैसा हुआ? कमर्शियल अफेयर्स जो होंगे कंपनी के, वो कंपनी ही संभालेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही संभालेगी। कमर्शियल अफेयर्स कौन से हुए? जैसे बिजनेस ऑपरेशंस हुए, सर्विस को प्रोवाइड करना हुआ, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन जो कंपनी के अंदर होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस, वो सब का सब कंट्रोल जो भी है वो कंपनी के पास अभी भी रहेगा। बट पॉलिटिकल मैटर्स में जो भी पॉलिटिकल मैटर आएगा केम अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेरेंस करेगी और उसको कंट्रोल करेगी, उसके ऊपर उसे सुपरवाइज भी करेगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के पास सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स की पावर बची है, वो पॉलिटिकल मैटर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है? थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये कहता है established a board of control in Britain to oversee civil, military and revenue affairs। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप करा गया ब्रिटेन के अंदर ही, जो कि सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स पे कंट्रोल करेगा और उनको एडमिनिस्टर करेगा। ensuring पार्लियामेंट्री सुपरविजन ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। वही बात, पार्लियामेंट्री सुपरविजन रहेगी। कौन से पार्लियामेंट की? ब्रिटेन के पार्लियामेंट की सुपरविजन रहेगी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को ऐड करा गया? रेवेन्यू अफेयर्स को इसमें ऐड करा गया, मिलिट्री को ऐड करा गया, सिविल अफेयर्स को इसमें ऐड करा गया। तो ये जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये जैसे कि सिविल हो गया, मिलिट्री हो गया, रेवेन्यू अफेयर्स हो गया, इनको एडमिनिस्टर करेगा तो सिर्फ ब्रिटेन के थ्रू, जो जहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ब्रिटेन में, वो ही एडमिनिस्टर कर पाएंगे। इनके अलावा और कोई एडमिनिस्टर नहीं करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं है। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट, द कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिटेन कंट्रोल ऑफ कमर्शियल अफेयर्स बट देयर डिसीजंस वर नाउ सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके पास कमर्शियल अफेयर्स की पावर अभी भी है, जैसे ऊपर वाले पॉइंट में थी यहाँ पे कमर्शियल अफेयर्स को लेके, बट देयर डिसीजन वर नाउ सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो डे टू डे कमर्शियल अफेयर्स तो वो इजीली कर सकते हैं, बट कमर्शियल अफेयर्स में भी कंपनी से रिलेटेड जो बहुत बड़े डिसीजन हैं, उनको लेकर भी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी सीधे सीधे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास है। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूछे बिना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो कंट्रोल है, पूरा का पूरा जो कंट्रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ जाता है। इसके बाद द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज पर द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो गवर्नर जनरल है और उनकी काउंसिल है, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो जो ऑर्डर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। ये सीधे सीधे इस एक्ट के अंदर डाल दिया गया, जिससे कि गवर्नर जनरल जो हैं कभी भी अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को मॉडिफाई ना करें और अपने फेवर में ना कर लें उन्हें। जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था जो अमेंडिंग एक्ट था, इसमें क्या हुआ था? इसमें यहां पर कंप्लीटली रिमूव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स थी उनको बहुत कम कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को बहुत कम कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में गवर्नर जनरल, उनके काउंसिल मेंबर्स को और कंपनी सर्वेंट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो ये गवर्नर जनरल ने करा है ये काम। इस वजह से यहाँ पर गवर्नर जनरल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, उसके अलावा वो कोई भी डिसीजन नहीं बना सकते। ब्रिंगिंग पॉलिटिकल डिसीजन अंडर लंडन अथॉरिटी, वही बात, जो डिसीजन मेकिंग हो गई वो सारी की सारी लंदन की अथॉरिटी के अंदर आ गई। द एक्ट दस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यहाँ से आपको पता लग गया होगा पूरा का पूरा जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो सारी की सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गई, या फिर वो किसी तरीके से उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं इन इंडिया पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स दोनों, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे एक्ट ऑफ 1786। ये क्या है? सबसे पहला पॉइंट जो इसमें, लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसमें गवर्नर जनरल बंगाल का डिक्लेयर कर दिया गया, उन्हें अपॉइंट कर दिया गया, नॉट डिक्लेयर्ड बट अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। इस एक्ट के अंदर ये चीज डाली गई। डिमांड्स प्लेस्ड, क्या डिमांड प्लेस करी गई? पावर टू ओवरराइड काउंसिल इन स्पेशल केसेस एंड
बी कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ के मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया फुल अथॉरिटी, इनके पास फुल अथॉरिटी आ गई चीजों को एडमिनिस्टर करने की। दूसरा, पावर टू ओवरराइड द काउंसिल, काउंसिल को ओवरराइड करने की पावर्स भी है, क्योंकि काउंसिल जो है वो उस पे कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का है जो लंदन में बैठी हुई है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का है। अब अगर वो किसी तरीके का लॉ बनने में प्रॉब्लम डालते हैं तो यहाँ पर कॉर्नवालिस ने ये डिमांड रखी कि अगर मुझे कोई लॉ बनाना है और काउंसिल बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो मैं उस काउंसिल को ओवरराइड कर दूं, मैं सीधे सीधे उस काउंसिल से पूछूं ही नहीं कि भाई ये लॉ सही है नहीं है, आपकी क्या एडवाइस है, आपकी क्या राय मशवरा है इस चीज को लेके, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, द एक्ट ऑफ 1786 लीगली ग्रांटेड बोथ पावर्स। तो 1786 के अंदर जो है, जो ये वाला एक्ट आया है, इसके अंदर ये दोनों पावर्स को लीगली अप्रूव कर दिया गया, ग्रांट दे दिया गया, ठीक है, ये ग्रांट कर दिया गया उन्हें। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास फुल अथॉरिटी है, कमांडर इन चीफ हैं, ओवरराइड कर सकते हैं काउंसिल को डिसीजन मेकिंग में, स्पेशल केसेस में, नॉट इन एवरी केस, यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं, स्पेशल केसेस में सिर्फ। इसके बाद है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या हुआ, द एक्ट confirmed the overriding powers of the governor general over his council and extend it to all future governor generals। अब गवर्नर जनरल ने ये डिमांड अपनी पूरी करवाई थी, तो उन्होंने क्या करा, इस एक्ट के अंदर जो भी ओवरराइडिंग पावर्स हैं काउंसिल के ऊपर, मतलब गवर्नर जनरल अगर अपनी काउंसिल को ओवरराइड करते हैं तो ये पावर्स जो हैं ये एक्सटेंड होंगी सारे के सारे गवर्नर जनरल्स पर, बट ऑल्सो ये याद रखना है यहाँ पे ये स्पेशल केसेस के लिए है, सारे केसेस में नहीं यूज कर सकते इसको, सिर्फ स्पेशल केसेस के लिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, स्ट्रेंथेंड द अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल ओवर बॉम्बे एंड मद्रास फर्दर सेंट्रलाइजिंग द पावर। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर गवर्नर जनरल की जो अथॉरिटी है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिल गई बॉम्बे और मद्रास पर। मद्रास और बॉम्बे में अगर कोई भी उन्हें डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसके ऊपर गवर्नर जनरल की पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं, वो और भी ज्यादा पॉइंट्स पे, टॉपिक्स पे, चीजों पर, इश्यूज पर डिसीजंस बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, रिन्यूड कंपनीज ट्रेड मोनोपोली फॉर 20 मोर ईयर्स। अब चार्टर एक्ट 1793 में कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसको वापस से रिन्यू कर दिया गया, मतलब उसके अलावा कोई और कंपनी आ नहीं सकती जो ट्रेड करे, और वो उनके सामने कंपटीशन नहीं रख सकते कोई भी, ठीक है। तो जैसे कोई और कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है या कोई और एंटिटी आ रही है, वो इससे कंपटीशन नहीं रख सकते क्योंकि उनकी मोनोपोली है, उनके अलावा कोई भी ट्रेड या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी वहां नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, स्टेटेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट ऑटोमेटिकली अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। अब क्योंकि गवर्नर जनरल जो थे वो उन्होंने अपने आप को इसमें कमांडर इन चीफ भी बता दिया था कि मैं कमांडर इन चीफ भी बनूंगा, ठीक है। अब आगे का जो चार्टर एक्ट 1793 आया, यहाँ पे एक्ट ऑफ 1786 में बोला था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि मैं कमांडर इन चीफ भी हूं गवर्नर जनरल के साथ साथ, बट चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में इस चीज को ये जो डुअल रोल है इसको खत्म कर दिया गया। खत्म कैसे कर दिया गया, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपको कमांडर इन चीफ बनना है आप बन सकते हो, अगर आपको गवर्नर जनरल बनना है आप बन सकते हो, ठीक है। आपको दोनों बनना है आप दोनों भी बन सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप गवर्नर जनरल बन जाते हो तो आपको कमांडर इन चीफ बना दिया जाएगा। गवर्नर जनरल बनने की वजह से कमांडर इन चीफ नहीं बनोगे, और आप ऑटोमेटिकली उस काउंसिल का पार्ट नहीं बनोगे जो काउंसिल बनाई गई थी उनको असिस्ट करने के लिए। तो कमांडर इन चीफ का रोल कोई और प्ले कर सकता है, ठीक है, और गवर्नर जनरल कोई और बन सकता है, ये काम दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दिया गया। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, सैलरीज ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स वर टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज बर्डनिंग द इंडियन ट्रेजरी। अब इंडियन रेवेन्यू जो है, जो भी इंडिया के अंदर रेवेन्यू हो रहा है, जो इंडियन ट्रेजरी है, सारी सैलरीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स की वो इस ट्रेजरी के थ्रू जाएंगी, मतलब इस ट्रेजरी से ही निकाली जाएंगी उनकी सैलरीज। तो इससे क्या होगा, बर्डन बढ़ जाएगा, है ना, ये जो रेवेन्यू इंडिया में जनरेट हो रहा है इस पे बर्डन बढ़ जाएगा। तो एक ये पॉइंट है इसके अंदर।
इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 renewed the company's charter for another 20 years but ended its monopoly for over Indian trade except in tea and trade with China। यहाँ पर चार्टर एक्ट 1813 में अभी ऊपर भी 20 साल का करा गया था, यहाँ पे ये 20 साल कंप्लीट हो गए। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से रिन्यू कर दिया गया ये जो इस चार्टर को, कंपनी के चार्टर को मोनोपोली के लिए। ठीक है, इंडिया से यही ट्रेड कर सकते हैं और कोई ट्रेड नहीं कर सकते। तो बस इसमें दो एक्सेप्शन दिए गए। यहाँ पे एक्सेप्शन है सबसे पहले टी का और दूसरा ट्रेड विद चाइना। तो टी एंड ट्रेड विद चाइना, अगर टी है तो उसमें एग्जाम्पशन दिया गया और ट्रेड विद चाइना है तो एग्जाम्पशन दिया गया। यहाँ पर और भी एंटिटीज रोल प्ले कर सकती हैं, वो यहाँ पर जाएंगी, ट्रेड करेंगी, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन कंपनी उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। दिस ओपनड इंडिया टू प्राइवेट ब्रिटिश मर्चेंट्स मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द फ्री ट्रेड इन इंडिया। इससे क्या हुआ, इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई कि प्राइवेट ब्रिटिश मर्चेंट्स आए और मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ फ्री ट्रेड इन इंडिया। तो फ्री ट्रेड इन इंडिया शुरू हो गया एक तरीके से, इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है प्राइवेट ब्रिटिश मर्चेंट्स की वजह से। फॉर द फर्स्ट टाइम इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू एंटर इंडिया लीगली एंड प्रमोट रिलीजियस एजुकेशन बिगिनिंग द एरा ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। क्या हुआ, अब इस पॉइंट के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज में जो मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको अलाउ करा गया, उनको एंट्री दी गई लीगली। ठीक है, इंडिया के अंदर किस लिए, टू प्रमोट रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजन से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है, बिगिनिंग द ईयर ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। इससे क्या हुआ, जितने भी वेस्टर्न एजुकेशन के लिए लोग आए हुए थे, उसको स्प्रेड करने के लिए आए थे, वेस्टर्न रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए आए थे, उन लोगों के लिए यहाँ पे एंट्री स्टार्ट हो गई। और वो जो एंट्री स्टार्ट हुई है, यहाँ पर ये लोग अपने रिलीजन की एजुकेशन को लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, जगह जगह फैला सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे इस चीज के लिए भी अलाउ कर दिया गया। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इट empowered local governments को empowered करेगा to impose tax and penalties with approval from the court of directors expanding their fiscal power। यहाँ पर empower करा गया लोकल गवर्नमेंट्स को to impose taxes और penalties के लिए उन्हें ज्यादा empower करा गया with the approval from the court of directors के थ्रू। ऐसे ही नहीं, कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके अप्रूवल के बाद ही जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो टैक्सेस को और पेनल्टीज को इम्पोज कर सकती हैं, जिससे उनकी फिस्कल पावर बढ़ जाती है। भाई ज्यादा टैक्स आएगा, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो और चीजों में लगा सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे पैसा जनरेट करने के लिए और बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, प्लेस द कंपनीज टेरिटोरियल रेवेन्यू अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट स्ट्रेंथनिंग ओवरसाइट फ्रॉम लंदन। यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी की जो भी टेरिटोरियल रेवेन्यू है, जो टेरिटरी से उन्हें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मिल रहा है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आ जाता है। इससे क्या होता है, यहाँ पर जो लंदन का ओवरसाइट है, जो लंदन की अथॉरिटी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ मिल जाती है इस चीज के लिए। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पर और भी ज्यादा अथॉरिटी दिखाएंगे, और भी ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे कंपनी को और कंपनी की टेरिटोरियल रेवेन्यू को। रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो कंट्रोल भी करेंगे ज्यादा। सिक्स्थ, ऑल्सो एम्फसाइज द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन अमंग इंडियंस। एजुकेशन इंडियंस के अंदर और भी ज्यादा प्रमोट करा गया, उसे और भी ज्यादा एम्फोसिस दिया गया। एलोकेटिंग फंड्स फॉर दिस पर्पस, अ क्रूशियल अर्ली स्टेप टुवर्ड्स पब्लिक एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। देखा जाए तो ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट था, ये जो पॉलिसी थी यहाँ पे एजुकेशन के लिए। तो इस पॉलिसी को यहाँ पर एक क्रूशियल स्टेप बताया गया टुवर्ड पब्लिक एजुकेशन के लिए फंड्स अलॉट करे गए। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन अमंग इंडियंस को बहुत ज्यादा एम्फोसिस मिला, फंड्स अलॉट करे गए, और ये फर्स्ट स्टेप था, अर्ली स्टेप भी बोल सकते हैं, टुवर्ड्स एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इट इज अ लैंडमार्क इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए एक लैंडमार्क क्यों था,
एज इट सेंट्रलाइज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर वन अथॉरिटी, क्योंकि इसने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ एक रूफ के अंदर लाके रख दिया था। बोल सकते हैं कि इतना सेंट्रलाइज कर दिया था जैसे कि अब है। देखा जाए तो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दूं तो जैसे अब दिखता है कि यूनियन है, फिर स्टेट्स हैं, ठीक है, ऐसे करके सेंट्रलाइज कर दिया था बहुत। फिर इट कन्वर्टेड दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे जिनका बॉम्बे मद्रास के ऊपर भी अथॉरिटी आ चुकी थी, अब वो हैं इनटू दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पूरी कंट्री के, पूरी इंडिया के गवर्नर जनरल उन्हें बना दिया गया, गिविंग हिम लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर ऑल ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरीज इंडिया के अंदर थी वो सब की सब उनके लेजिस्लेटिव कंट्रोल के अंदर आ जाती हैं। लॉर्ड विलियम बेंटनिक बिकम द फर्स्ट टू होल्ड दिस टाइटल, विलियम बेंटनिक। अब लॉर्ड विलियम बेंटनिक जो थे उन्होंने ये सबसे पहले ये टाइटल होल्ड करा, वो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ended the East India Company's commercial activities completely, transforming it into a purely administrative and political body. ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज थी उनको भी बंद कर दिया गया और इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया एक टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल बॉडी। अब इंडिया एक पूरी तरीके से कॉलोनाइज्ड टेरिटरी बन जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश पार्लियामेंट की, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स regardless of their nationality, color, though this provision was not implemented. एक open competition system रखा गया जैसा अभी है for recruitment of civil servants की recruitment के लिए regardless of their nationality, वो कहीं के भी हो सकते हैं, उनकी nationality कहीं की भी हो सकती है, उनका कलर, क्योंकि पहले रेसिज्म बहुत चलता था कलर के ऊपर की, व्हाइट एंड ब्लैक, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती थी कि इंडियन है या फिर ब्रिटिशर है। अगर ब्रिटिशर है तो वो ही सिर्फ सिविल सर्वेंट बन सकता है और कोई और नहीं बन सकता, तो ऐसा कुछ नहीं था। दिस प्रोविजन वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड, ये प्रोविजन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट ये कहता है एस्टेब्लिश द लॉ कमीशन अंडर लॉर्ड मैकेले टू कोडिफाई इंडियन लॉज। एक लॉ कमीशन बनाई गई लॉर्ड मैकेले के अंदर टू कोडिफाई इंडियन लॉज, जो अब तक लॉज बना चुके हैं या बन चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे, फिर धीरे धीरे करके जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल उनके ऊपर करा तब बने, तो उन सबको कोडिफाई करना मतलब उन सबको एक तरीके से इंडेक्सिंग करना उनकी कि कौन सा लॉ किस चीज के लिए बना है, कौन सा लॉ का कौन सा पॉइंट है, कौन कौन से उसके अंदर प्रोविजंस हैं, वो सारी चीजें एक की कोड के अंदर डाली गई, लाइक इंडियन पीनियल कोड। और ये ना एक तरीके से रिजल्ट इन की कोड, ये की कोड बना इंडियन पीनियल कोड का, मतलब आगे जाके इसी को इंडियन पीनियल कोड बताया गया, उसके अंदर और चीजें ऐड कर दी गई। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको भी आगे ऐसे ही कर दिया गया। सिविल प्रोसीजर कोड, तो ये जो सारी चीजें हैं ये तब से ही चलती आ रही थी, जो कि अब चेंज हो चुकी हैं। सिक्स पॉइंट क्या है? मार्क द बिगिनिंग ऑफ द यूनिफॉर्म लॉ मेकिंग। यूनिफॉर्म लॉ मेकिंग मतलब यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया, मार्क द बिगिनिंग, यहाँ पे यूनिफॉर्म लॉ मेकिंग शुरू हो गया फॉर ऑल ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो भी है यूनिफॉर्म लॉ मेकिंग शुरू की पूरे ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर, जो कि पूरी इंडिया की टेरिटरी है। दस रीइंफोर्सिंग द आइडिया ऑफ अ सेंट्रलाइज स्टेट, एक सेंट्रलाइज स्टेट बना दी गई जैसे अभी है। अगर कोई भी लॉ बनना है तो सेंटर में बनता है, स्टेट अपने स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग लॉज बना सकते हैं, ऐसी सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग लॉज बना सकता है। तब ये था कि सिर्फ सेंटर जो है वो सारे पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकता है, तो सिर्फ सेंटर के पास अथॉरिटी आ जाती है जो उसे एक सेंट्रलाइज स्टेट बाद में बना देती है। अब हम लास्ट चार्टर पे आ जाते हैं, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वाज द लास्ट ऑफ द कंपनीज चार्टर, ये लास्ट चार्टर बन जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, रिन्यूइंग इट्स पावर फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड एंड हिंटिंग एट द अप्रोचिंग एंड ऑफ इट्स रूल। इससे क्या हुआ? ये लास्ट चार्टर हो गया, रिन्यूइंग जो पावर्स की करनी थी वो तो कर दी इन्होंने, बट इनडेफिनेट पीरियड के लिए, कुछ पता नहीं कब तक के लिए है। और एक इस तरीके से ये हिंट भी दे रहा था कि कुछ अब तो लगता है शायद एंड होने ही वाला है, क्योंकि कोई पीरियड डिफाइन नहीं कर रखा है कि कब तक चलना है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, कभी भी खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंड अप्रोच जो है उसको बता देगा, एक तरीके से हिंट दे दिया गया। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? इट्स सेपरेटेड
लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन अब सेपरेट कर दिए गए हैं, पहले एक साथ होते थे। ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, इंट्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अ डिस्टिंक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंडिया, यहां से ही शुरुआत हुई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया की, ठीक है। उनको ये जो भी सारे ऑपरेशन, मतलब जितने भी सारे फंक्शंस थे सेपरेट, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, उन सबको पहले एक साथ रखा गया था, वो सारे के सारे एक साथ फंक्शन करते थे, बट अब उसे अलग अलग कर दिया गया है। दिस चेंज लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ 6 मेंबर्स, इसकी वजह से एक 6 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव बॉडी भी बनाई गई, मेकिंग इट अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अब क्योंकि एक लेजिस्लेटिव बॉडी बना दी गई है, तो भले से एक स्मॉल स्टेप जरूर है, लेकिन इस सिग्निफिकेंट स्टेप, काफी अच्छा स्टेप है एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरफ बढ़ने के लिए, कि मतलब भाई हम रिप्रेजेंट कर पाए अपने आप को, हम इलेक्ट हो पाए, तो एक तरीके से यहीं से शुरू हुआ। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो भी मेन रोल है अभी, वो यहीं से शुरू हुआ था, यहीं से उसका ओरिजिन था। इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करा गया। इससे पहले ओपन कॉम्पिटिटिव एक सिस्टम बनाया गया था, कॉम्पिटिशन सिस्टम बनाया गया था, वो चला नहीं था, उसे लागू नहीं करा गया था, बट यहाँ पर एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखा गया, बनाया गया फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, रिप्लेसिंग द ओल्ड सिस्टम बाय नॉमिनेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही नॉमिनेट करते थे सिविल सर्वेंट्स को, बट अब ऐसा नहीं है, अब एक एग्जाम बना देंगे ओपन, सब हर कोई इसके अंदर पार्ट कर सकता है। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज, मॉडर्न इंडियन सिविल सर्विसेज, यहीं से फाउंडेशन रखी गई थी मॉडर्न इंडियन सिविल सर्विसेज की, इस एग्जाम के थ्रू। फिर यहाँ पे हम आएंगे 5th पॉइंट पे, एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल बट डिड नॉट स्पेसिफाई इट्स ड्यूरेशन। कंपनी का रूल तो एक्सटेंड हो गया, बट उसका टाइम पीरियड डिफाइन नहीं करा, उन्होंने उसका टाइम पीरियड नहीं बताया कि कब तक उसे उसका रूल चलता रहेगा। सिग्नलिंग पार्लियामेंट्स ग्रोइंग रेडीनेस टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ द इंडियन गवर्नेंस, ये एक तरीके से सिग्नल दे रहा था, जहां पे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेगा इंडियन गवर्नेंस के ऊपर, और ऐसा हुआ भी। दिस एक्ट इज कंसिडर्ड अ टर्निंग पॉइंट because it prepared the ground for the transfer of powers from the company to the crown after the revolt of 1857। ये एक्ट जो था एक ही टर्निंग पॉइंट हुआ, मतलब इसने पूरी की पूरी जो पिक्चर है उसको चेंज कर दिया। इसकी वजह से ही एक तरीके से फाउंडेशन रखी गई, जहां पे क्राउन ने पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया, A to Z कंट्रोल ले लिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे खत्म कर दिया गया। और यही फाउंडेशन बनता है आगे जाके ब्रिटिश क्राउन रूल का, ठीक है। Thank you for watching this session on the historical background of the Indian Constitution. If you found it helpful, don't forget to like, share and subscribe to Unlock Prep for more structured UPSC content. And as promised, you can download the printable PDF from the link below. I'll see you in the next video. Keep learning, keep growing.